नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे चुनावी बयार, तकरार बेशुमार। बिहार की 40 लोकसभा सीटें दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। साल 2014 से 2019 में बीजेपी को मिले बड़े बहुमत के पीछे बिहार में बेहतर प्रदर्शन बड़ी वजह बना। तो क्या इस बार भी बीजेपी बिहार के रण में 20 साबित होगी या महागठबंधन दो चुनाव के कमजोर प्रदर्शन को पीछे छोड़कर कुछ छाप छोड़ेगा? साल 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति लोगों की नाराजगी की झलक मिल चुकी है। इसके अलावा सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए को जीतने के लिए मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाना ही होगा। हालांकि बीजेपी को नए गठबंधन के बाद 2019 का चुनावी नतीजा दोहराने के प्रति पूरा विश्वास है। बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जेडीयू के साथ चिराग पासवान की एलजेपी का गठबंधन है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी एक सीट के साथ इस गठबंधन का हिस्सा है। कागज पर यह गठबंधन सामाजिक और राजनीतिक समीकरण दोनों स्तरों पर बहुत मजबूत दिखता है। मोदी चेहरा अलग एडवांटेज देता है। अगर राज्य में 2004 के बाद के तमाम लोकसभा और विधानसभा चुनाव को भी देखा जाए तो तीनों मिलकर लगभग 50% से ज्यादा वोट हासिल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में अभी शिखर पर है, लेकिन जमीन पर गठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं। बिहार में इस बार एनडीए के खिलाफ महागठबंधन ने सामाजिक विस्तार पर ध्यान दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव की लोकप्रियता का लाभ चुनाव में उठाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस गठबंधन के पास मुस्लिम और यादव के अलावा कोई मजबूत सामाजिक आधार नहीं था। ओबीसी समुदाय के वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार और बीजेपी को मिलता रहा है। यही कारण है कि इस बार आरजेडी ने सबसे अधिक फोकस गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट को अपने पक्ष में करने में रखा है। लेकिन राह इतनी आसान नहीं होगी। पिछले चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि इस जंग का इस बार सबसे निर्णायक फैक्टर होगा टिकट का बंटवारा भी, क्योंकि राज्य की सभी 40 सीटों पर इस बार अलग अलग चुनाव होगा। जो पार्टी उस सीट के सामाजिक समीकरण को साधने में सफल होगी उसे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। यही कारण है कि दोनों गठबंधन के सामने सबसे बड़ी समस्या सीट वार बंटवारा है। एनडीए में तो 40 सीटों में कौन कहां से लड़ेगा इस पर सहमति बन गई, लेकिन महागठबंधन में अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार के रण में जो होगा 20 दिल्ली होगी उसके ही नजदीक। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आए हैं तो बिहार का आप इतिहास देख लीजिए। 2014 का लोकसभा चुनाव भी देखना होगा, 2019 के भी चुनाव देखने होंगे। हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। न्याय के साथ विकास की बात हो या सबका साथ सबका विकास की बात हो, दोनों तरफ विकास का ही जोड़ होता है। अब विकास के लिए हम लोग कोई विकास में सारे लोग आते हैं, सारे जाति और सारे धर्म के लोग आते हैं, और हम लोग किसी पार्टिकुलर जाति विशेष गठबंधन की बात नहीं करते हैं। हमारे नेता का मानना है, माननीय नीतीश कुमार जी का, कि वो विकास पुरुष है और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी वोट लेंगे, और समाज के आगे जो सबसे चल रहा है उसका भी वोट लेंगे। सारे लोगों का वोट मिला के और 40 का 40 नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो एनडीए गठबंधन बिहार में है, हम जिता के केंद्र में मजबूत सरकार बनाने का कार्य करेंगे। इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन का लहर है और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ जनता है। जनता का विश्वास है। 17 साल बनाम 17 महीने का इस बार हिसाब देखा जाएगा और 40 के 40 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आएगा और करीब सीटों पर एनडीए गठबंधन का जमानत जब्त इस बार होने जा रहा है। और पलटू राम को इस बार जनता भी किस तरह से पलटी मारता है ये इस बार रणभूमि के अखाड़ा में दिखा दिया जाएगा। पूरे भारत में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना यात्रा किया और सभी किसान, महिला, युवा, बेरोजगार जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति और युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं का जो जनसैलाब उमड़ा, वो पूरे भारत के लोगों ने देखने का काम किया। चुनावी बयार भी है, तकरार भी बेशुमार है। निश्चित तौर पर देखिए 40 सीटें महत्वपूर्ण हैं। गठबंधन दोनों ही जगह पे अपने आप में ताकत तो दिखा रहा है, लेकिन जहां तक एक फैक्टर काम करता है सीट शेयरिंग का, उसमें एनडीए बीजेपी तो ठीक है, लेकिन जहां तक आरजेडी की मैं बात करूं, कांग्रेस की मैं बात करूं, यहां पर अभी प्रॉपर सहमति नहीं बनी है। तो अब क्योंकि चुनाव की डेट भी आ चुकी है, कितना वक्त और लगेगा, मुझे लगता है यहां पे सारी चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तब तो उस ताकत के साथ आप एक कहते हैं ना कि चुनौती दे पाएंगे सामने वाली पार्टी को। तो उसमें सहमति या असहमति जो हो रही है वो कब क्लियर हो पाएगी। दूसरी चीज ये कि वाकई में एक सामाजिक दृष्टि से जोड़ने की जो बात हो रही है, ओबीसी वर्ग को जो जोड़ने की बात हो रही है,
उस डायरेक्शन में जाना, कहीं ना कहीं जो गठबंधन के लोग हैं उनका क्या होगा। तो दोनों ही गठबंधन है यहाँ, और दोनों ही गठबंधन जो हैं वो अपने आप में अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन 40 पर कितनी मिलेगी, कहा तो ये भी जाता है कि जिसका 20 वही दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल बन के उठ रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए साई शंकर हमारे साथ जुड़े हैं। साई शंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करना चाहती हूँ। आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। संजय जी, सीट शेयरिंग जो है और मुझे लगता है टिकट्स जो दिए जाने हैं, इस पर जो आपके साथ का जो गठबंधन है वो कब श्योरिटी दे रहा है कि हाँ इतने पे क्लियर हो गया? क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की लाइन तो क्लियर है। नहीं, सीट शेयरिंग का जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे भी गठबंधन के सभी सहयोगी के साथ सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। अनाउंस करने की बात तो वो हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी कुछ बचे हुए बिंदुओं पर मंथन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग भी नाम भी डिक्लेयर कर देंगे 1-2 दिन में। अभी तो काफी वक्त है। मुझे बहुत अच्छे से याद है संजय जी, हम पहले भी एक बार चर्चा में बैठे थे, तब भी सीट शेयरिंग को लेकर ये चर्चा चल रही थी, क्योंकि लोकसभा पे चुनाव पे ही चर्चा थी। तब भी बात यही थी कि लगभग नाम आ जाएंगे, जल्दी डिक्लेरेशन होगा। अभी भी आप कह रहे हैं तैयारी हो चुकी है और जिनको डिक्लेयर करना है वो कर देंगे। कहीं कोई असमंजस है या लग रहा है कि एक बार और मंथन की जरूरत है? क्योंकि नाम फाइनल होने के बाद तो नहीं लगता इतना वक्त लगना चाहिए, और तब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया हो। ऐसा है राखी जी की असमंजस अब कुछ बचा नहीं है। अब जैसे एनडीए से भी कुछ लोग नाराज हैं, तो अब राजनीति है, राजनीति में तो कब किसको कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, उस वजह से भी 1-8 दिन का विलम्ब हो रहा है। और अभी नॉमिनेशन तो आज से शुरू हुआ है, अभी काफी वक्त है। टिकट तो फैसले कभी कभी नॉमिनेशन के 2 दिन पहले तक होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सभी महागठबंधन के लोगों के साथ कल ही दिल्ली में फाइनली मीटिंग हो गया है, और हमारे प्रवक्ता मनोज झा जी का बयान भी आ गया था, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि सब कुछ सेटल हो गया है। 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साई शंकर जी, आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए साई शंकर जी, बहुत थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल होगा मेरा, बट फिर भी एक आकलन तो हो ही सकता है। जब बीजेपी कह देती है 400 पार, तो मुझे लगता है 40 में कितनी सीटें गठबंधन के पास, ये शायद कुछ आंकड़ा बताएं तो। हम तो दावा 40 में 40 ही करेंगे महागठबंधन के द्वारा। बिल्कुल। क्या जब वो कर समीकरण, सकते हैं तो क्या मैं समीकरण क्यों? देखते हैं? बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं यहाँ, तो जातिगत समीकरण बड़े प्रभावी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बार तो महागठबंधन में जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ विपक्ष में तेजस्वी जी नेता है, तो ये तो बिल्कुल हमारे माई बाप की पार्टी है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मुस्लिम यादव, बल्कि बहुसंख्यक समाज के लोगों को भी रखा गया है, और ये प्रभावित करेगी इस बार। लगता है, मतलब आपको 40 में से 40 लग रहा है। विमलेंदु जी, अब ये गठबंधन कह रहा है 40 की 40 ले जाएंगे। मेरे को तो लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू, और जहां तक नीतीश जी की बात है, और पिछली चुनाव को भी उठाकर देख लीजिए, और मोदी जी का एक औरा देख लीजिए, तो 40 में से 40 थोड़ा सा तो मुझे लगता है टफ टास्क है। किसी को भी एक तरफा चला जाए, ये तो बड़ा कहना मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है राकेश जी। ये तो स्थापित हो चुका है। 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और गाल बजाने वाली पार्टियां गाल बजाती रहे, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो 40 में से 40 कहें, 41 भी कर सकते हैं, 42 भी कर सकते हैं, उनको बोलने का क्या है। लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है। जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी जब साथ मिलकर चुनाव लड़ी है, तो 40 में से 39 सीटें हम जीते हैं। और ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है वह, इसको हम एक जो बचा हुआ था किशनगंज की सीट, हम पिछली बार हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास थी, हमने 34,000 मतों से वो सीट जो है वह हम लोग उसको लूज किए थे। लेकिन इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम कवर अप करें। और नीतीश कुमार जी का जो हो रहा है बिहार में, और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, उन सब चेहरों को अगर हम मिलाकर देख लें, तो हम किशनगंज की सीट भी इस बार बहुत आसानी से जीत जाएंगे। ये हमें पूरी तरह से भरोसा है बिहार की जनता पर, कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की इस जो हम गठबंधन है, इस गठबंधन को जो है पुनः आशीर्वाद देगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी को वो दोहराने का प्रयास कर रहे हैं।
उनके पास तो लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है। बोरो प्लेयर्स उतार रहे हैं, अपराधियों को जो है वो टिकट देने की चर्चाएं चल रही हैं, अपराधियों को जो है वो सर दिया जा रहा है। ये कोई कैसा बिहार बनाना चाह रहे हैं? जातीय हिंसा, जातीय उन्माद से बिहार कितने वर्षों बाद बाहर निकला है। इस जातीय उन्माद में फिर से बिहार को फंसाने के लिए जातियों को जो है वो संघर्ष के राह पर जो है वो लाने का प्रयास, ये पुनः आरजेडी के लोगों, लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से ये प्रयास हो रहा है। ये पूरी तरह से जो है वह निंदनीय है, घृणित कार्य है। बिहार को जिस जंगल राज से हम लोगों ने बाहर निकाला था, बिहार के पुनः आप देखिए बिहार में जो टिकट बंटवारे होने की संभावना, जिनको टिकट देने की बात आरजेडी के लोग कर रहे हैं, अपराधी किस्म के ज्यादातर लोगों को जो है वो जो है वो आरजेडी में लाने का प्रयास, और जो लोग सोए हुए थे उन्हें भी करामी की गोलियां दे देकर जो है वो उठाया जा रहा है कि तुम उठो, आओ आरजेडी के साथ, और पुनः बिहार को जो है लूट खसोट जो है वो बिहार की धरती को जो है वो जातीय हिंसा में जो है वह शामिल करो। ये बहुत ही घृणित कार्य आरजेडी की तरफ से हो रहा है और जनता जवाब देगी। मैं तो कहता हूँ कि 40 में से इस बार बहुत जगह तो जमानत जब्त होगी आरजेडी और कांग्रेस की, महागठबंधन की जमानत जब्त होगी। आप देखिएगा ये जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो आप देख लीजिएगा कि 4 मई को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें वो पूरी तरह से आरजेडी का सफाया हो जाएगा। और वो 2010 की जो स्थिति है, जब विधानसभा में सिर्फ 20 और 22 सीटें इनको आई थी, वो स्थिति में आ जाएंगे। लोकसभा तो 2019 का तो आपने देख लिया था, आरजेडी शून्य बटा, उसको हम लोग कहते हैं नील बटा सन्नाटा, शून्य बटा सन्नाटा थी। इस बार शून्य बटा सन्नाटा से भी सन्नाटा होने वाला है, क्योंकि जनता पूरी तरह रिजेक्ट कर देगी। इस तरह के तत्व, जिस तरह के तत्व आरजेडी में अभी शामिल हो रहे हैं और जिसका प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास ही इनको जो है वह सारी चीजों को जो है वह जनता बिहार की देख रही है। और अंदर ही अंदर बिहार के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक आरजेडी के प्रति एक घृणा का भाव जो है वह आ रहा है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि कोई दावा कर रहे हैं, मीडिया में आके कह रहे हैं 40 में से, अरे 40 में से 4 हटा दीजिए, शून्य बटा नील बटा सन्नाटा ये होने वाले हैं। और हर जगह आरजेडी और कांग्रेस के लोग जो है वो जमानत जब्त होगी। ये तय रखिए बिहार की जनता का मूड यही है अभी। बिल्कुल देखेंगे, मुझे लगता है जो नतीजे होंगे तब भी हम चर्चा में जरूर होंगे। जब नतीजे होंगे तो चर्चा में होंगे। मुझे लगता है तस्वीर साफ होगी और तब हम इन चीजों को लाएंगे उस वक्त पे, ये आखिर किसका कितना दावा हो रहा था। ठीक है, देखिए कार्य करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति बिहार के लोगों ने जिस चीज को रिजेक्ट किया है, आरजेडी के लोग पुनः उसी चीज को, उसी फॉर्मूले को लाना चाहते हैं जिस फॉर्मूले से वो 1990 से लेकर 2000 तक बिहार में जो उन्होंने चलाया, उसी को फिर वो दोहराना चाहते हैं। इससे हम लोगों के अंदर, जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। जातीय उन्माद वाले ऐसे लोग जो पहले सोए हुए थे, उन्हें भी जो है वह बुला कर जो है वह सम्मानित किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि तुम चुनाव करो, ये करो, वो करो। और तो इससे निश्चित रूप से बिहार की जनता ये देख रही है। व्यापारियों में एक डर कायम हो जाता है जब ऐसे लोग राइफलें अगर बंदूकें फिर से निकलने लगते हैं। विमलेंदु जी रोकूंगी मैं बीच में, ठीक है। संजय जी, मोदी, नीतीश, चिराग, एक मजबूत गठबंधन। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपका गठबंधन कमजोर होगा, लेकिन निश्चित तौर पर ये 3 लोगों का गठबंधन और आपका गठबंधन, ऊपर से जैसे कि आपने कहा, ठीक है चलिए मान लिया कि सीट का जो डिक्लेरेशन होना है बहुत जल्द हो जाएगा, उसको एक साइड रखिए, लेकिन सामाजिक समीकरण जो होंगे जिसमें आज मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, मुझे लगता है ये जो फैक्टर है और इसको लेकर कितना बताना और उनके लिए कितना किया गया है, तो गठबंधन में तो सब लोग जब मिक्स हो जाते हैं तो सबकी अपनी अपनी चीजें आती हैं, तो ओवरऑल उन्होंने जो अपने क्षेत्र में किया होगा वो सारी चीजें सामाजिक समीकरण में आएंगी, तो वहां आपको कितनी मजबूती से देखा जाए। संजय जी आवाज पहुंच रही है? चलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गए। साई शंकर जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि गठबंधन में है, सवाल आपसे, आपने यदि सवाल सुना हो तो आप ही आंसर दीजिए इसका। देखिए सबसे पहले तो जदयू पार्टी जो अभी अपने आप को बोल रही थी एनडीए के साथ है, वो खुद अपनी स्थिति को देखे कि जो 2010 में 1 नंबर की पार्टी हुआ करती थी, फिर 15 में आते आते 2 से अभी 2020 में 3 नंबर की पार्टी आ गई है। यानी कि बिहार में जदयू का जनाधार घटते चला गया है।
अगर ये 2019 इस में तरह से देखिएगा तो आप भी सत्ता में थे 2004 में, 2009 में तक सत्ता में थे। क्या हुआ वो उस तरह से तो आप देखेंगे तो आप अपने कांग्रेस पार्टी को देखिए, आप बिहार में सत्ता में थे, आज कहाँ हैं आप? एक बैसाखी की तरह आप चल रहे हैं, बैसाखी आपके पास है। ठीक है, विप्लेंदु जी बोलने दीजिए उन्हें, उनकी बात आने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। देखिए, नहीं वो आपका भी समय आ गया, आप अपनी बात को रखिएगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिए विप्लेंदु जी, ठीक है। और पार्टी में ये लोग ठीक है, पिछले बार मोदी जी के चेहरे पर जीते और मोदी जी भी पुलवामा के नाम पर ही जीते हैं, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति पैदा करके। लेकिन वास्तव में इस बार अगर ये बिहार में 40 लाएंगे और यूपी में 80 में 80 लाएंगे तो इनको तो सीधा बोलना चाहिए कि हम 40 में 543 ला रहे हैं, तो चुनाव कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सिस्टम सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग, सब तो इन्हीं के, ये तो 543 मुझे क्या करना है, फैसला जनता करती है और जनता किसी को बैठाती है सत्ता पर तो हटाने की बनती। मौका दिया गया इन्हें 2 बार, ऐसा नहीं कि मौका तो सभी को दिया जाता है। और ऐसी नहीं, कांग्रेस पार्टी भी किसी जमाने में जब राजीव जी थे 414 लाए थे, हम लोग 400 पार किए थे, लेकिन वास्तव में जनता परिवर्तन करती है और इस बार परिवर्तन का दौर है, पूर्ण रूप से परिवर्तन होगा। चलिए, कितना परिवर्तन होगा वो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था। संजय जी वापस से हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, आवाज पहुंच रही है? विप्लेंदु जी आगे में। संजय जी, सवाल मेरा ये था जो मैंने कांग्रेस से भी लिया, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हुए थे, बट मैं फिर से वही सवाल लूंगी क्योंकि महत्वपूर्ण है। इस पूरी चर्चा में 40 सीटों पर बिहार की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात सच है कि सामाजिक समीकरण को साधने में जो सफल होगा वो निकल जाएगा। ये एक अपनी बात होती है कि चेहरा काम करता है, नेतृत्व काम करता है, पार्टी काम करती है, वो व्यक्ति जो सामने है वो काम करता है, लेकिन सामाजिक समीकरण सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। मैं शुरू से इस चीज को कह रही हूं, वहां आपका जो गठबंधन है कितना गेन कर पाएगा? देखिए, हमारा जो सामाजिक समीकरण है राखी, और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो नारा दिया है A to Z समीकरण का, तो हमारे सामाजिक समीकरण में अब समाज के सभी वर्गों के लोग हैं और सभी जातियों के लोग हैं। और जहां तक 40 में 40 सीट जीतने की बात है जो हमारे जदयू के मेरे भाई कर रहे हैं, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूं और मैं अपने तरफ से भी बता दूं, मैं 40 सीट जीतने की दावा भी नहीं करता हूं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को ज्यादा आएगा, किसी को कम आएगा, 40 में 40 सीट जीत जाएंगे। आपका गठबंधन बैठा है आप ही के साथ, वो कह रहे हैं कि हम पूरे 40 लाएंगे। अब देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक विचार होता है और राजनीति में अब प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही सब कुछ ऐसी बातें हैं, समीकरण होती है, स्थानीय परिस्थिति होती है, उम्मीदवार का चेहरा भी होता है, जिस वजह से भी हम लोग सीट जीतते हारते हैं। और हमारा जो अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं अपनी बात को स्पष्टता रखता हूं और मैं अपने पार्टी के नेतृत्व के समक्ष भी स्पष्ट बातें करता हूं। और हमारे जो एक सहयोगी बता रहे थे कि मुंगेर में एक अपराधी को लाया जा रहा है, उसकी पत्नी को, तो अपराधी का जो है, इसके पहले भी जो अभी नीलम देवी को जदयू वाले ले गए हैं अपने साथ, मोकामा से जो विधायक हैं, तो उसके पति भी तो अनंत सिंह अपराधी चरित्र के हैं, तो उसके साथ चला जाए तो वो अपराधी से वो महात्मा गांधी हो जाते हैं और हमारे साथ कोई आ जाए तो अपराधी हो जाते हैं। तो ये बातें डबल स्टैंडर्ड की है ना। और डबल स्टैंडर्ड मैं व्यक्तिगत रूप से देखिए, सभी पार्टी में अपराधी तत्व के लोग हैं और सभी पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से भी राजनीति करते हैं। सीट जीतने के संदर्भ में जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को ये लगता है कि इसको लाने से हम सीट जीत सकते हैं, उसको लाते हैं। इसलिए हमाम में सब लोग नंगे हैं, जदयू वाले हों, हमारी पार्टी हो, वो इसमें मैं व्यक्तिगत रूप से मैं पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से भी मैं स्पष्ट बातें कर रहा हूँ कि सभी दल वाले अपने सुविधा के हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं और हमारी नेतृत्व को जो उचित लग रहा है उस कैंडिडेट को बढ़ाया जा रहा है। अब अपराधी की पत्नी तो चुनाव लड़ती है, ये तो चुनाव आयोग और को करना चाहिए भाई, जो अपराधी हैं अगर उसकी पत्नी भी चुनाव, ये कानून जिस दिन बन जाएगा तो सभी पार्टी वाले के लिए लाभ होगा। ऐसा थोड़ा ही है कि बीजेपी वाले नहीं लड़ा रहे हैं अपराधी की पत्नी को, अन्य पार्टी वाले नहीं लड़ा रहे हैं, नीतीश जी के साथ अपराधी के चरित्र के लोग नहीं है, सारे अपराधी चरित्र के लोग, अधिकतम अपराधी चरित्र के लोग उधर ही हैं, एनडीए के साथ ही हैं।
हमारी है। तरफ तो कम लोग हैं। चलिए, मुझे लगता है अब कौन अपराधी है नहीं है, किसका क्या हो रहा है, ये पूरी तस्वीरें जो सामने आएंगी। हम तो उस 46 के समीकरण पर बात कर रहे थे, आखिर क्यों, कौन सा गठबंधन बहुत मजबूत है, क्या उसके सामाजिक समीकरण होंगे। इस बार गैर यादव की जगह ओबीसी और दलित वोट को भी अपने पक्ष में काफी ज्यादा, मैंने कहा ना, सामाजिक समीकरण यहीं से आएंगे, तो उनके हित के लिए हुआ कितना है। सामाजिक समीकरण राखी जी, हमारी पार्टी का तेजस्वी जी ने नारा दिया है A to Z का, और हमारे साथ समाज के सभी वर्गों के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अकलियत हैं। इसलिए मैं किसी सामाजिक समीकरण में क्यों जाऊंगा। हम कोई भी हमारे नेता A to Z समाज के लिए राजनीति कर रहा है, हम लोग सभी वर्ग के लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ऐसा हम थोड़े कहेंगे कि हमारे साथ सिर्फ यादव और मुसलमान के लोग वोट करेंगे। हमारे साथ जब किसी पार्टी की जैसे विचारधारा होती है, भाजपा की विचारधारा कुछ और है, हमारी पार्टी की विचारधारा कुछ और ठीक है। है। हमारा नेता तेजस्वी जी ने एक नारा दिया है A to Z। संजय जी, लेकिन इस बार तो ये A to Z आप कह रहे हैं, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही इस लाइन पर चल रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो उनके लिए तो कोई अपना पराया, उनको भी सबका विकास करना है। राखी जी, ये A to Z समीकरण और A to Z तो सभी पार्टी को करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल वो किसी जाति और किसी वर्ग विशेष की उपेक्षा करती है तो फिर राजनीतिक दल होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए विमलेंदु जी अपनी बात रखिएगा। विमलेंदु जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? विमलेंदु जी आवाज नहीं पहुंच रही है। साईं शंकर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपनी बात रखिएगा। जी हाँ, बताइए। साईं शंकर जी, बड़े एकदम आप निश्चिंत मुझे लग रहे हैं, आपको तो लग रहा था बस 40 आ जाएगी, पूरा काम हो जाएगा। आपके गठबंधन ने कह दिया ऐसा नहीं है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कांग्रेस इतनी थकी थकी सी क्यों है? क्या कांग्रेस इतनी थकी थकी सी क्यों है? थकी हुई नहीं है। अभी तो राहुल जी इतने बड़े यात्रा किए हैं, लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा हुई, फिर भी हमारे राहुल जी कहीं थके हुए नहीं है। तो राहुल गांधी नहीं थके, मैं तो ओवरऑल कांग्रेस की बात कर रही हूँ। नहीं, पूरा ऑल कांग्रेस भी कहीं थकी हुई नहीं है, पूरे भारत में वो मेहनत कर रही है। चलिए ठीक है, विमलेंदु जी आवाज पहुंच रही है? विमलेंदु जी, चलिए शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, समय भी हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, 40 का समीकरण है और सामाजिक समीकरण को साधने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट को अपने पक्ष में रखने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। लेकिन उससे पहले जो आरजेडी है, जो कांग्रेस है, इनका जो गठबंधन है, इन्हें पहले तो अपने कैंडिडेट सामने रखने हैं, सीट शेयरिंग की क्लियरिटी लेनी है, उसके बाद ही बात आगे बन पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी निर्णायक जनता होगी। देखते हैं इस चुनावी बयार तकरार बेशुमार में जनता किसको पार लगाती है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।